माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग के व्यंजक का निर्धारण बताएंगे। आप देखिए किस तरह से शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अवकलन और समाकलन में वेग व्यंजक का प्राप्त करेंगे। तो पहला हम लेते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। जैसे हम मान लें कोई अभिकारक पदार्थ A है जो उत्पाद में परिवर्तित होता है, ये अभिकारक है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि आप कह सकते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के हिसाब से आप लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल या प्रोपोर्शनल टू A का मोलर कंसंट्रेशन 0, या dx/dt इज इक्वल टू K A0, या dx/dt इज इक्वल टू K। ये जो समीकरण हम इसको एक मानते हैं, ये अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। इसके लिए अब इस समीकरण एक का समाकलन करने पर dx/dt इज इक्वल टू K, ये समीकरण एक है, या dx इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं K dt, या dx इज इक्वल टू K dt, या यही पद बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू K t प्लस C, चूँकि इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x होता है। यहाँ C समाकलन स्थिरांक है और x जो है विघटित मात्रा है। x t समय में विघटित मात्रा, ये हम समीकरण 2 ले रहे हैं। यदि t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, इस मान को उठा करके हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू K गुणे 0 प्लस C, या C इज इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारा 3 हो जाए। समीकरण 3 से C का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम इसमें रख दें तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू KT प्लस 0, या x इज इक्वल टू KT
या k इज इक्वल टू यक्स बाई टी। ये समाकलन समीकरण शून्य कोट के लिए है। समीकरण हो जाएगा ये 4। ये समाकलन समीकरण हो जाएगा वेग के लिए। अब इसका मात्रक जैसे मोल पर लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब हम लेते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यदि t इज इक्वल टू 0 पर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण R0 व t समय पर सांद्रण R हो तो यक्स बराबर जो परिवर्तित मात्रा है, विकृत मात्रा है, R0 माइनस R। अगर इस मान को उठा के चौथे समीकरण में रख दें तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू R0 माइनस R बटे टी। अर्धायु की परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा विघटित होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु कहते हैं और उसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से टी समय अंतराल यदि t इज इक्वल टू T1 बाई हाफ लें तो R इज इक्वल टू R0 बाई 2 हो जाएगा। यह समीकरण हम 5 मान लेते हैं। समीकरण 5 में R का मान रख देते हैं। अगर रख दें तो k इज इक्वल टू R0 माइनस R0 बाई 2 बाई टी हाफ। यहाँ पे v पे R व t के जगह टी हाफ हम कर देंगे तो ये पद हो जाएगा हमारा। अब ये बराबर हो जाएगा k इज इक्वल टू R0 बाई 2 टी हाफ या टी हाफ इज इक्वल टू R0 का मोलर कंसंट्रेशन बाई 2k। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये समीकरण हमारा 6 हो गया। अर्ध आयु जो है वो शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अर्ध अभिक्रिया शून्य कोट की अर्ध अभिक्रिया के लिए
1/2 अर्ध आयु, इसको कहेंगे अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तमाम एग्जाम्पल इसके पीछे हमने बताया था, जैसे H2 + Cl2 = इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2HCl, या 2NH3 = इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और गोल्ड N2 + 3H, या एसीटोन को ब्रोमीन की उपस्थिति में सनलाइट की ब्रोमीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ब्रोमो एसीटोन और HBr बनता है। ये सभी अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती हैं, जिसमें समय के साथ अभिकारक के सांद्रण अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता और प्रारंभिक सांद्रण उसके अर्ध आयु के समानुपाती हो जाता है। एग्जाम्पल हमने पिछले भाग में आपको दिया है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अब हम आते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। दूसरा है प्रथम कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की हो गई, अब हम आते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया, जैसा आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर एक अभिकारक पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर करती है। इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि कोई A अभिकारक पदार्थ है जो उत्पाद में इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, अभिक्रिया के लिए व्यंजक कर ले रहे हैं, अभिक्रिया के लिए व्यंजक पूरा ये हो जाएगा, तो A = P, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। सपोज कर लेते हैं कि प्रारंभ में जब T = 0 है तो अभिकारक का A मोल पर लीटर और उत्पाद आपका 0 है। अब यहाँ हम T समय पश्चात लेते हैं। अगर A का यक्ष मूल अर्थात अभिकारक का यक्ष मूल T समय पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अभिकारक की बची मात्रा A - यक्ष मोल पर लीटर, और ये हमारा यक्ष मोल पर लीटर, ये बची मात्रा हो जाएगी अभिकारक का, और ये उत्पाद की मात्रा हो जाएगी। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं dx dt प्रोपोर्शनल टू A - यक्ष, या dx dt = K A - यक्ष। ये अवकलन समीकरण प्रथम कोट के लिए हो जाएगा। अभिक्रिया के लिए ये हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अगर हम इसको समाकलन करें तो इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं dx / A - यक्ष = K dt। अब यहाँ पर इसका हम समाकलन कर देते हैं, dx / A - यक्ष
इज इक्वल टू के डी टी, या इसको कर लेते हैं तो माइनस लॉगी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, जहाँ सी समाकलन नियतांक, समीकरण हम इसको 2 ले लेते हैं। यदि t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, इन मानों को उठा के समीकरण 2 में रख दें। t व x के मानों को समीकरण 2 में रखने पर उठा के अगर रख देते हैं तो हमको मिल जाएगा माइनस लॉग ई इज इक्वल टू के गुणे 0 प्लस सी, या सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ई। समीकरण ये हमारा हो जाएगा, ये 2 था, इसको हम 3 ले रहे हैं। समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम c का मान उठा के रख दें यहाँ 2 में तो यही पद बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ई ए। पक्षांतर कर लेते हैं तो लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या के इज इक्वल टू 1/t लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स, या के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 ए बटे ए माइनस एक्स। चूँकि आप कह सकते हैं कि लॉग ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 इसका मान हो जाएगा यक्स, यहाँ कर लेंगे तो यहाँ यक्स हो जाएगा, लॉग यक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 यक्स हो जाता है। इस आधार पे लॉग ई की जगह हम 2.303 लॉग 10 और इतने की जगह हमारा ये आ जाएगा। ये जो समीकरण है ये प्रथम कोटि के लिए समाकलन समीकरण है, ये चौथा हो जाएगा, और ये समाकलन समीकरण प्रथम कोटि के लिए कहलाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसका जो मात्रक है वो सांद्रण के मात्रक पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल सेकंड हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए जो मात्रक होगा वह सांद्रण के मात्रक पर निर्भर, अभिकारक के सांद्रण के मात्रक पर निर्भर नहीं करता। ये हमारा प्रारंभिक मात्रा है, ए माइनस एक्स टी समय पश्चात बची मात्रा है, तो ये बची मात्रा है और ये प्रारंभिक मात्रा है। इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप वेग स्थिरांक के मान की गणना कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रथम
कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना। अभी हमने निकाला यहाँ k इक्वल टू 2.303 t log 10 a बटे a माइनस एक्स। यदि t इक्वल टू टी हाफ तो x इज इक्वल टू a बाई 2। अगर इन मानों को उठा के हम इस समीकरण में रख दें तो k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ log 10 a बटे a माइनस a बाई 2। ये पद बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी हाफ log 10 a बाई 2। ए से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, पद बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी हाफ log 10 2 के। चूँकि log 10 2 का मान बराबर होता है 0.3010, इसलिए हम इसी समीकरण को लिख सकते हैं k बराबर 2.303 बटे टी हाफ गुणे 0.3010, चूँकि log 10 2 इज इक्वल टू 0.3010 ये होता है। अगर इसका मान हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.693 अप टू टी हाफ। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, या इसी को हम कह सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे के। अर्धायु में आप देख रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्धायु में पदार्थ का प्रारंभिक सांद्रण पर ये मान निर्भर नहीं करता, अतः हम लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इन सूत्र के आधार पे आप उनके मान की गणना कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आर्हीनियस समीकरण के आधार पर वेग और ताप में क्या संबंध पाया जाता है। तो हम लिखते हैं आर्हीनियस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया के वेग और ताप में संबंध। आर्हीनियस ने वेग और ताप में एक संबंध दिया है, जिसे हम निम्न सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं। आर्हीनियस ने अभिक्रिया के वेग और ताप एक संबंध स्थापित किया है जो निम्न k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ए बटे आर टी, जहाँ पर k वेग स्थिरांक, a समानुपाती नियतांक, E a सक्रियण ऊर्जा
आर गैस नियतांक, जिसका मान 8.314 जूल प्रति केल्विन मान रखा जाएगा, और T आपका परम ताप है। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो दोनों ओर इसका लघुगुणक अगर ले लें तो इसी समीकरण को लिख सकते हैं log K इज इक्वल टू log EA माइनस EA बटे RT log EE। चूँकि log EE इज इक्वल टू 1 होता है तो इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं log K इज इक्वल टू log EA माइनस EA बटे RT। अगर हम इस समीकरण को का लागी खोल लें तो लिखा जा सकता है 2.303 log 10 K इज इक्वल टू 2.303 log 10 A माइनस ए बटे RT, या log 10 K इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, log 10 A माइनस EA बटे 2.303 RT। ये समीकरण हम 2 ले लेते हैं। ये वेग और ताप में संबंध को स्थापित करता है। अब हम मान लेते हैं कि अगर भिन्न भिन्न तापों पर इनके वेग स्थिरांकों के मान अलग अलग हों, जैसे T1 ताप पर K1 व T2 ताप पर K2 हो, तो इसी को हम लिख सकते हैं log 10 K1 इज इक्वल टू log 10 A माइनस EA बटे 2.303 R T1, और log 10 K2, ये समीकरण हम 3 ले रहे हैं, K2 इज इक्वल टू log 10 A माइनस EA बटे 2.303 और T2 समीकरण 4। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, अगर घटा दें तो log 10 K2 माइनस log 10 K1 इज इक्वल टू EA बटे 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, या यही पद बराबर हो जाएगा log 10 K2 बटे K1 इज इक्वल टू EA बटे 2.303 R T2 माइनस T1 बटे T1 T2, समीकरण 5। इस समीकरण के द्वारा हम अलग अलग तापों पर उनके सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।